जी जी सर। नेक्स्ट, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या हो गया था कल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन चल रहा था। क्या क्या पढ़ लिए थे? मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे ने दो लॉ दिया था, ये सारा बात हो गया था। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन, ठीक है भाई। तो देखोगे, ओवरव्यू है बस। इस तरह से इंडक्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं? एल। इंडक्टर को किससे दिखाते हैं? एल से। बताए थे पाई यानी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एल इंटू आई। यही एल क्या होता है हमारा? इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्शन बोल दो, सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो, एज योर विश। उसके बाद मान लीजिए इसको हम एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज है V, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, ये है L। तो जैसे ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ से एक वोल्टेज लगा दिए, यहाँ से करंट फ्लो हुआ I, ये है R, ये है V, तो V बराबर I। ऐसा चीज पढ़े थे हम लोग। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम लोग V लिखो या E लिखो, E बराबर फैराडे ने क्या बताया था? फैराडे का लॉ क्या था? E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई, एन को हटा दो, अभी मान लेते हैं एक ही टर्न है, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी। अच्छा भाई, ई बराबर माइनस डी, फाइव की जगह पर क्या रख सकते हैं? एल इंटू आई। फाइव बराबर क्या है? एल इंटू आई। एल तो कांस्टेंट है ना, तो एल को बाहर ले लो, तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं? एल डी आई बाई डी टी। ये होता है। जैसे यहाँ भी बराबर आई आर लिखते हैं, यहाँ पर हम भी बराबर क्या लिखेंगे? एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी। दूसरा चीज, इंडक्टर क्या करता है? करंट के चेंज का अपोज करता है। करंट के चेंज का अपोज करता है। जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा, किसका जनरेशन होगा? फ्लक्स का। फ्लक्स किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इंडक्टेंस आएगा। इंडक्टेंस बराबर होगा, अगर यहाँ से इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखे तो फ्लक्स अपॉन में आई। लेंथ कहाँ बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं। हो गया यहाँ तक बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है? एल का यूनिट बताते चलो। हाँ, हेनरी। डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन जो भी है नोट्स में मौजूद है, बोल दो क्या है? ML2, ML2 T माइनस टू A माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। क्लियर है बात? सेम एकदम रजिस्टर की तरह समझना है। रजिस्टर में भी ये सारा चीज पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे। रजिस्टर की तरह इंडक्टर का कौन सा कॉम्बिनेशन बना दें? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको कनेक्ट किससे कर दें? एक वोल्टेज से है। वोल्टेज बनो भाई। वोल्टेज या इसी को ई से दिखाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आई, L1, L2। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है? करंट या वोल्टेज? करंट कांस्टेंट। यहाँ से जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें। करंट को फ्लो होने का कोई और रास्ता है क्या? नहीं पढ़ने का मन है? तुमसे पूछ रहे हैं, तुमसे। ऋषु, ऋषु, नहीं पढ़ने का मन है? तब इधर देखो ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज वेरिएबल होगा। तो यहाँ E1, E2, E3। तो नेट E बराबर क्या बोल सकते हैं? E1 प्लस E2। इसको E को क्या लिखेंगे? माइनस, अच्छा लेंथ लॉ को भी भूल जाओ, सीधे लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो L डी आई बाई डी टी। इसको क्या लिखेंगे? L1 डी आई बाई डी टी, L2 डी आई बाई, L3 डी आई बाई। ये सब कॉमन होके इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो L इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा ही R के केस में होता है क्या? तो सेम हो गया। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्या होगा? अगर यही पैरेलल में होगा तो
इसके बाद हमने नोट्स में पढ़ाया डॉट कन्वेंशन, उसको छोड़ दीजिए, नॉट इन योर सिलेबस, हम पहले बोले थे एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, डॉट कन्वेंशन को याद रखने का नीड नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अलावा देखो एल का और भी कुछ फॉर्मूला में लिखाया होगा, एल बराबर 5 × I, 5/I होता है। एल बराबर और क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट NI/L। ये सब फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, म्यू नॉट NI/L। म्यू नॉट क्या है भाई, परमियाबिलिटी क्या है, तो म्यू नॉट का वैल्यू भी याद रखना है, क्या होता है 4π × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। आई क्या है करंट, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, एल क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल। ये सब चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में तो जानते होगे, जो आपका भी दोस्त है, जो हमारा भी दोस्त है, और हम दोनों एक दूसरे के भी दोस्त हैं। देखो यहां समझो, दिमाग खराब हो रहा है। चलो देखो, E I दो सर्किट है हमारा, ये एक इंडक्टर, ये एक इंडक्टर। यहां से जब करंट फ्लो होगा तो किस चीज का जनरेशन होगा, यहां से भी फ्लो होगा तो फाई क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यानी ये अपने चारों तरफ क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, यही सब तो कर सकता है ना। तो पढ़ो डिफिनीशन, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय विच ईच अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दोनों खुद में हो रहे चेंज का अपोज करता है, खुद से क्या पैदा करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ईएमएफ को इंड्यूस करके। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये भी कोई नया चीज नहीं है। यहाँ पर भी क्या मतलब है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पिछला जब सेल्फ पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एल लगाए थे, म्यूचुअल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एम लगाएंगे। एम इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, एल इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब वहां पर E बराबर हमने क्या लिखा था, LdI/dt, यहाँ पर क्या लिखेंगे MdI/dt। इस तरह से हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल तुम लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल मैं नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ ये सब समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल हम जो भी कराए हैं एकदम अप्रोच है, गिवन डेटा एंड कैलकुलेशन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, ठीक है। इसके बाद डॉट वॉट को भूल जाओ, डॉट कन्वेंशन। उसके बाद अपना क्या है, इसको जरा एक्सचेंज करो, ट्रांसफॉर्मर देना। कौन बोला, अभी ऑप्टिक्स नहीं देखे हो क्या? ऑप्टिक्स लग रहा है भूल गया है, पर टेंशन नहीं लो, ऑप्टिक्स को भी मैं बहुत कम करवा दूंगा, बहुत कम। चलिए, हमको सबसे आसान लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से। चलो ट्रांसफॉर्मर ध्यान से समझना, ट्रांसफॉर्मर सब कोई देखे होगे क्या होता है, क्या करता है ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहला सवाल, स्टेप डाउन किस चीज का, वोल्टेज का या करंट का या दोनों का, किस बेसिस पे, करंट के डाउन या अप होने पर हम स्टेप अप स्टेप डाउन बोलते हैं, या वोल्टेज के अप डाउन को देख के, वोल्टेज को। क्योंकि हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, ध्यान दोगे, पावर इज इक्वल टू होता है VI cos फाई। अल्टरनेटिंग करंट में cos फाई का भी नॉलेज दिए हैं, इट इज अ पावर फैक्टर, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहां से अगर हम लिखें P अपॉन में I इज इक्वल टू V cos फाई, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। यानी अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट, वोल्टेज घटा तो करंट, ये रिलेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है, समझोगे, चित्रकला थोड़ा किया जाए।
देखिए भाई, दो टाइप का ट्रांसफॉर्मर हम आप लोग को पढ़ाए होंगे। कौन कौन सा? एक्सेल, अच्छा इस पे बाद में, पहले छोटा सा डिस्कशन करते हैं ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई भी रोटेशन देखने को, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ घूमते रहता है क्या जनरेटर के तरह? नहीं ना, ट्रांसफार्मर आराम से रुका हुआ है, यानी कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। दूसरी चीज, ट्रांसफार्मर करता क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है या वोल्टेज को स्टेप, ठीक है। तीसरा बात, स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सा चीज है जिसको कांस्टेंट बनाए रखना होता है? पहला पावर, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा ईएमएफ पर टर्न। ये तीन चीज याद रखना है, ईएमएफ पर टर्न, पावर और फ्रीक्वेंसी। ये तीनों चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जाता है, और इसके अलावा वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर देगा या तो स्टेप डाउन कर देगा, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत टाइप से होता है, एक फेज के बेसिस पे, सिंगल फेज और थ्री फेज, डबल नहीं थ्री, सिंगल फेज या थ्री फेज, टू फेज नहीं, सिंगल फेज या थ्री फेज। उसके बाद हमने किसके बेसिस पे क्या था? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पे पढ़े थे कोर टाइप और, तो कोर टाइप और सेल टाइप में याद रखना, ये जो ट्रांसफॉर्मर है देखो, सॉरी, ये ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे लगा रहता है लोड, और यहाँ से हमारा क्या होता है? इनपुट। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मर में कभी भी डीसी इनपुट नहीं देंगे, बताए थे, ठीक है। इंजीनियरिंग एग्जाम में एक बार मुझसे पूछा गया था और मैं गलती करके आया था, बहुत आसान सा सवाल और बहुत आसानी से गलती। एसी वोल्टेज सोर्स देते हैं, इस वोल्टेज सोर्स के देते ही यहाँ से क्या फ्लो होगा? सब कुछ भूल जाओ, अभी इंडक्शन पढ़ाए थे। ये एक कॉइल है, अगर करंट से, सॉरी कॉइल से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर किस चीज़ का जनरेशन होगा? फ्लक्स का, फ्लक्स जनरेट होगा। और फ्लक्स जब इस कंडक्टर को कट करेगा तो क्या बनेगा? ई एम एफ। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स है यहाँ पर जो बना, वो तो ऐसे बाहर नहीं जा सकता है, इसी रेक्टेंगल के अंदर में ही रहेगा। तो यहाँ का फ्लक्स यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे अपने फ्लक्स को क्या करना शुरू कर देता है? घुमाना शुरू कर देता है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सप्लाई दिया, इलेक्ट्रिसिटी आया, उसकी वजह से क्या बना? फ्लक्स बना, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और यही फ्लक्स किसको काटा? दूसरे वाले कंडक्टर को। फिर यहाँ पर जैसे फ्लक्स का कंडक्टर का कट हुआ तो यहाँ पर फिर से क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और इस ईएमएफ की वजह से अगर ये सर्किट क्लोज है तो इसमें क्या फ्लो होगा? लोड का मतलब हमारा गांव, ट्रांसफार्मर से गांव कनेक्टेड होता है ना, तो अगर लोड कनेक्टेड है तो हमारे गांव में क्या मिलने लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी। अगर कनेक्टेड नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होकर रह जाएगा। अब जरा खुद बताओ, क्या यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये इसने खुद से किया या कोई और फ्लक्स आके इंड्यूस किया है? यहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, ये इस वाइंडिंग ने इंड्यूस किया है या इधर का फ्लक्स आके इस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस किया है? दूसरे ने इसको एनर्जाइज किया है, खुद से नहीं। खुद से होता तो सेल्फ कहलाता, दूसरे ने किया तो म्यूचुअल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमने इधर करंट दिया, करंट इसमें नाच रहा है, इसके वजह से इधर जाके क्या पैदा हो गया? फ्लक्स। तो ये किस पर बेसिस होता है? कौन से प्रिंसिपल पर? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कौन काम कर रहा होता है? ट्रांसफॉर्मर। पहला बात क्लियर है, बात यहां तक। दूसरी चीज, अगर पूछूं मैं कि क्या ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी, तो क्या प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है क्या? कोई वायर यहां से उठा के यहाँ कनेक्ट किए हैं क्या? नहीं ना। तो कनेक्टेड कैसे है? तो कनेक्टेड है मैग्नेटिकली। कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि फ्लक्स जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, पर मैग्नेटिकली फ्लक्स जो है उसको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। अच्छा सॉरी, हाँ,
कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसको कौन सा टाइप का बोलते हैं फिर? शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर क्या होता है भाई? वाइंडिंग यहाँ किया होता है, ठीक है, इधर को आउटपुट, इधर को इस तरह से। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से यहाँ पर भी किसका जनरेशन होगा? मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना, कुछ फिगर में इनकम्प्लीशन हो सकता है। तो अब सवाल क्या आता है? दो रहेगा, बोल तो रहे हैं कि हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं। वहां पर अलग अलग बाइंडिंग किए हैं, यहाँ पर सेंटर में बाइंडिंग किए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, एक कोर होगा और एक सेल होगा। यूटिलाइजेशन के बेसिस पे दो टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक पावर ट्रांसफॉर्मर और एक डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ट्रांसफॉर्मर जो बड़ा बड़ा लोड, बड़ा बड़ा पावर को डील करे, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो हमारे गांव में लगा होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, एक स्टेप अप एक स्टेप। जो वोल्टेज को यहाँ से मान लो हमने 200, यहाँ से मैंने 400 वोल्ट दिया और यहाँ मेरे को 230 वोल्ट मिला, तो ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर हुआ? और अगर ज्यादा मिलेगा तो? ठीक है, वाइंडिंग के बेसिस पे दो टाइप से करते हैं, सिंगल वाइंडिंग और टू वाइंडिंग। तो ये टू वाइंडिंग का है और ये सिंगल वाइंडिंग है। तो ये सब कहानी होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कंस्ट्रक्शन दो टाइप का था। अब कंस्ट्रक्शन वगैरह पे हम लोग उतना डिटेल पे नहीं जाएंगे, मेनली इसका एग्जाम में आता है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पहले लिखना है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, फिर लिखना है कि ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन, फिर लिखना है ये पूरा बात। ये प्राइमरी वाइंडिंग बोलोगे, इन अ ट्रांसफॉर्मर देयर विल बी टू वाइंडिंग, वन वाइंडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी, अनदर इज कॉल्ड secondary. When we give input of primary winding with a AC voltage source, then a current will flow inside the primary winding. Due to this current, flux is induced in the primary winding. That flux cuts the conductor of secondary winding, and according to Faraday's law of electromagnetic induction, where there will be any flux change, then EMF is induced, and if the circuit is closed, a current is induced in the secondary winding, and this whole process is based on mutual induction। और इसी तरह से हमारा वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होता है पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मर का टैंक होता है, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल फिल करते हैं, और बुशिंग वगैरह होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, रिले होता है। रिले का काम क्या होता है भाई? रिले, रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। अगर ट्रांसफार्मर में कोई गड़बड़ी है तो उसको डिटेक्ट कौन करेगा? रिले। ठीक है, उसके बाद रिले के बाद क्या है? बुकॉल्ज रिले। यहाँ पर कौन सा रिले का यूज करते हैं? बुकॉल्ज रिले का यूज करते हैं, जो कहाँ कनेक्टेड होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। सारा बात लिखा हुआ है, कुछ नया चीज नहीं बता रहे हैं। फिर कोर वगैरह का बात है कि कोर किससे बना होता है? हाँ, कोर किससे बना होता है? कोर का फॉर्मेशन किस चीज से मिलकर होता है? सिलिकॉन स्टील से। क्यों सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। ये जो कोर हमने बनाया ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, पर असल में जब नजदीक से जाके देखोगे तो पतला पतला स्ट्रिप काट के ऐसे जोड़ा हुआ रहता है ट्रांसफॉर्मर का। देखे हो कभी? नहीं देखे हो? समय नहीं, वरना दिखा देते। पतला पतला स्ट्रिप काट रहता है, यानी स्लाइड बनाया रहता है, उसको लैमिनेशन बोलते हैं। तो सवाल आता है ये सब ऑब्जेक्टिव में कि ट्रांसफॉर्मर को लैमिनेट करना क्यों जरूरी है? तो ईडी करंट लॉस को क्या करने के लिए? दो टाइप का लॉस, एक ईडी करंट लॉस, एक हिस्टेरेसिस लॉस। रोटेशनल लॉस तो कुछ होगा नहीं क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है। समझ गए बात? तो ये सब लॉस वगैरह का बात है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल भी हम बढ़िया से लिखवा दिए हैं, क्या होता है उसको पढ़ लेना है। इसमें एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और एक होता है टर्न रेशियो। देखो हम तुमको इंजीनियरिंग का क्वेश्चन देते हैं, जरा जवाब देना। इफ द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ द if the transformer given input voltage by battery is 220 volt by 11 volt and n1 is equal to 30, then find। अच्छा, ऐसा नहीं करते हैं बे,
N1 N2 नहीं करते हैं। ध्यान से जवाब देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर ये समझ गए तो अच्छी बात है। दे रहा हूँ, रुको ना। N1 and N2 is 110 and 220 and V1 is 400 वोल्ट, फाइंड V2। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मर है जिसको हमने एक बैटरी से क्या दे रखा है, वोल्टेज दे दिया है। तो ट्रांसफॉर्मर पहले बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मर होता है, यहाँ पर वाइंडिंग होता है और एक यहाँ पर वाइंडिंग होता है। यहाँ पर वोल्टेज V1, यहाँ पर वोल्टेज, इसके नंबर ऑफ टर्न को N1, इसके नंबर ऑफ टर्न को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या बोलता है, N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू I2, ये से पलट जाता है। तो इन दोनों से तो अपने को कोई काम है नहीं, हमको यहाँ से क्या निकालना है, V2। तो V2 बराबर क्या होगा, N2 इंटू V1/N1। N2 कितना दे रखा है, 220। V1 कितना है, 400। और चलो इसको 100 बना लो, आसान हो जाएगा। 100 तो नीचे कितना डाल दिए, चलो ना, 100 से 100 गया तो कितना हो गया, 880 वोल्ट। अभी थोड़ा 5 मिनट लगेगा, बोलिए वेट करने के लिए। 880 वोल्ट, 880 वोल्ट ऑप्शन रहा है हमारा, देखना A B C और D। 800 वोल्ट, 889 वोल्ट, 880 वोल्ट, 0 वोल्ट। व्हाट इज योर आंसर, सी। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं होता है। 0 वोल्ट, यही गलती मैं भी किया था, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है, ध्यान नहीं दिए। एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, बैटरी कैसा वोल्टेज बनाता है, क्या डीसी वोल्टेज पे करंट ऑपरेट होता है ट्रांसफार्मर, तो V2 का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन वगैरह कराए थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा AC जनरेटर। जनरेटर भी तो था ना, जनरेटर भी आसान है। क्या करता है जनरेटर, मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल इनपुट में कन्वर्ट करता है। बताए थे, वर्किंग प्रिंसिपल इसका लिखवाए हैं। क्या है, तुमको पता होगा कि इसमें ये स्टैटिक डिवाइस नहीं है, कैसा डिवाइस है, रोटेशनल डिवाइस है, तो रोटेट होता रहेगा। मशीन में 2 पार्ट होता है, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। एक स्टेटर और एक रोटर जो रोटेट करेगा, स्टेटर मतलब अस्थिर रहेगा, आराम से रखा रहेगा। अब रोटेटर पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने वाइंडिंग किया है, वैसे रोटेटर पर भी क्या होता है, वाइंडिंग। वहां पर एक मैग्नेट होता है, वहां पर हमने मैग्नेट इंस्टॉल कर रखा होता है। अब वो मैग्नेट क्या बना रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड। और रोटर उसमें क्या होगा, घूम रहा होगा। तो रोटर का कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, क्या इंड्यूस होगा, EMF। और वहीं से 2 वायर निकाल के हम जनरेटर से अपने पूरे घर में क्या ले लेते हैं, बिजली ले लेते हैं, सर्किट को क्लोज करके। इसी प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, AC जनरेटर, या सीधे जनरेटर बोलो, DC तो तुम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कहानी है, AC जनरेटर, DC जनरेटर। तो जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, थोड़ा मोड़ा फार्मूला, बेसिक चीजें, म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट का डायमेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2 लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, एंड फ्लक्स वगैरह, है ना, और एक लेंज लॉ। इतना चीज अगर याद है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खेल समाप्त होता है। तो मैंने रिवीजन करा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब क्या क्या रिवीजन हो गया है बताओ जरा फिजिक्स में। जो जो टेस्ट हो गया वो सब खत्म कहानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टेस्ट हो चुका है ना, उसके बाद पोटेंशियल वाला था ना, पोटेंशियल, फिर करंट, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, और आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ तक आप लोग को अपना पेपर तैयार रखना है अच्छे से, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चल रहा है सो चल रहा है, ठीक। हाँ, नहीं नहीं, चैप्टर सिर्फ हमने जो कराया है सो बता रहा हूँ, ठीक है भाई, चलिए।